हाँ तो मित्रों, नई क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बढ़िया बढ़िया फीचर्स जो हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ में, लेंथिएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सबको याद होगा तो मैंने बताया था कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी जो सील थी, उस सील पे जो चित्र छपा हुआ था वो एक हाथी का था, एक एलिफेंट का। और भाई उस सील से इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कि उन्होंने एक हाथी की साइज का कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दिया। लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है हमारा भारत का संविधान। यानी कि लिखित जो भी संविधान है उनमें दुनिया का सबसे बड़ा जो है संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू रिटन लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन भी दो टाइप के होते हैं, एक तो रिटन होता है और एक अनरिटन होता है। अमेरिका जो है ना, अमेरिका, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा हुआ है, और ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। यानी कहीं एक स्पेसिफिक रूप से ये नहीं लिखा हुआ कि भाई ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना। बहुत सारे कानून वहाँ भी बने हुए हैं, ब्रिटेन में भी, और जो काम होते हैं वो कानून के हिसाब से होते हैं, कानून लिखे जाते हैं। लेकिन एक कोई स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन नाम से कुछ वहाँ पे है नहीं, है ना। जो उनके बहुत सारे कानून बनते हैं शुरू से, उनके आधार पर उनका देश चलता है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज़ कोई है नहीं, लेकिन अमेरिका ने एक पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है लिखित में। तो भाई अमेरिका में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है और ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथिएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी पूरे ब्रह्मांड में हमने और तो कुछ किया ना किया, लेकिन पूरे पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जरूर हमने बना दिया। और इतना बड़ा है भाई कि समझना और उसको कर पा, अमेरिका का संविधान बहुत छोटा है, बच्चा भी उसको समझ सकता है, एकदम सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन हमने एक तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड भाषा कर दी, और भाई इतना बड़ा बना दिया कि हाथी की साइज का बना दिया हमने। इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, एलोबरेट एंड डिटेल डॉक्यूमेंट। यानी हर चीज़ को बहुत डिटेल में हमने, डिटेल में एकदम भर भर के सब कुछ लिखा है, जो भी प्रोविजन हो सकते हैं सब कुछ डाल दिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो तभी वो हमारे देश को इतने साल से आराम से चला रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। ओरिजिनली 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंड अ प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट एंड 8 शेड्यूल। प्रेजेंटली 2019 इट कंसिस्ट ऑफ प्रीएम्बल अबाउट 470 आर्टिकल डिवाइडेड इन 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। देखो, मैंने बताया था जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बनाया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग खत्म हुई थी और बी आर अम्बेडकर ने थर्ड रीडिंग करवाई थी और फिर प्रस्ताव दिया था कि अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दीजिए। उस टाइम पे उसमें प्रीएम्बल थी, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन आज की डेट में क्या है, 2019 तक की बात बता रहा है ये, इस बुक में 2019 की लिखी है, अपडेटेड, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, कि 470 आर्टिकल हो गए भाई। 395 से आर्टिकल हो गए 470, है ना। पार्ट जो 22 होते थे वो अब 25 पार्ट्स बन गए, और 8 शेड्यूल थे, वो शेड्यूल हो गए 12, यानी बढ़ गए। यानी पहले जो बहुत बड़ी साइज का ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अब और बढ़ा दिया गया है। The various amendments carried out since 1951 have deleted about 20 articles and one part, and added about 95 article and 4 part and 4 schedule. No other constitution in the world has so many article and schedule. तो लेते के बात ये है, ये तो सारी बताया है कि भाई देखो इतने ऐड हो गए, इतने ऐड हो गए, लेकिन बात ये है कि कोई भी दुनिया में और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो जिसमें इतना सारा लिखा हुआ रहे, इतनी सारी चीज़ें लिखी रहे। तो ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात तो इसलिए है कि इसमें सब कुछ लिख दिया, तो कोई भी चीज़ें छोड़ी नहीं है, कोई भी ऐसा गैप नहीं छोड़ा है जहाँ पे लोग ये बोल सके कि भाई ये तो लिखा हुआ है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसको कैसे करें हम। तो कॉन्स्टिट्यूशन लगभग लगभग सब कुछ लिख दिया। लेकिन बुरी बात यह है कि इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना बड़ा हो गया कि नॉर्मल आदमी, आपके मेरे जैसे आदमी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो समझ पाना ठीक है, लेकिन जो एक जनता है जिसके लिए बनाया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो पीपल ऑफ इंडिया, जो नॉर्मल पीपल ऑफ इंडिया है, जो 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 कॉमन मैन है भारत का, उसको समझ पाना इस कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके लिए बहुत मुश्किल है और एक तरीके से नामुमकिन ही है। तो ये एलिफेंट साइज है ना, एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके जिम्मेदार 4 कारण है। क्या? एक तो जियोग्राफिकल फैक्टर, दैट द वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड डाइवर्सिटी। अब अमेरिका जो है, अमेरिका भी वास्ट है, अमेरिका भी वास्ट है, बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पे सिस्टम क्या चलता है, वहाँ पे स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन हमारे भारत में ये सिस्टम नहीं है। हमारे भारत में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरे भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और भारत बहुत बड़ा है, तो वो भारत बड़ा है इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ा हो गया, ये पहला कारण हो गया। दूसरा, हिस्टोरिकल फैक्टर, इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैंने बताया ना कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन सीधे कॉपी पेस्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 खुद बहुत बड़ा था, तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ा मिल गया। दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड द स्टेट। मैंने बताया ना, अमेरिका में स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सेंटर का अलग होता है। हमारे यहाँ पे सेंटर स्टेट सबका एक ही है, तो भाई सबका एक ही होगा तो फिर बहुत बड़ा बनाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अलग अलग जगह है, हमारे भारत इतना बड़ा है, डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, अलग अलग जगह के अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग हिसाब किताब होता है काम करने का। तो उन सबको ध्यान में रख के अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा तो वो बहुत बड़ा बनेगा भाई। डी, चौथे नंबर का, डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वही वकीलों की बात कर रहा है ये, कि एक वकील आ गए और पॉलिटिशियन आ गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज़्यादा,
तो उन्होंने अपने हिसाब से वो कानून की भाषा लगा के और बहुत दिमाग लगा के और लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का बना दिया। तो 4 कारण है भाई एलिफेंट साइज के कॉन्स्टिट्यूशन के। पूछ लेगा भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी साइज के कारण क्या है। तो एक तो जियोग्राफिकल फैक्टर है कि भारत बहुत बड़ा है और भारत में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, यानी कि विविधता है। तो उस विविधता की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में उस विविधता को समाहित करने के लिए कि कोई भी आदमी, कोई भी साइड की जो परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, जिस तरीके से वहां पे काम होता है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन अपने में समाहित कर सके, उनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हम, जो कि पूरे भारत को इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन हो, पूरे भारत के लोगों को वो मान्य हो, पूरे भारत के लोगों को वो स्वीकार्य हो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सबके प्रोविजन फिर उसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे ना। ऐसा तो है नहीं अब तो 4 आदमी बैठे हैं, मुझे कोई चीज अच्छी लगती है वो तो इंक्लूड कर ली, बाकी 3 को अच्छी लगती है वो नहीं की, तो वो 3 फिर चिढ़ जाएंगे ना, फिर वो मानेंगे थोड़ी उस बात को। तो इसलिए सबके इंक्लूड करने पड़े, तो इसलिए उसने उसको बड़ा बनाना आवश्यक हो गया। दूसरा जो वो हिस्टोरिकल फैक्टर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 खुद बहुत बड़ा था, तो उसी को कॉपी पेस्ट करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला और उससे बहुत सारे प्रोविजन हमने लिए हैं, तो उस वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया बड़ा। और तीसरा है जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा स्टेट का और सेंटर का, तो इसलिए बड़ा बन गया। और चौथा जो है वो है डोमिनेंस, मतलब जो वकील ज्यादा थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो इसलिए उन्होंने बड़ा सारा और बड़ा ही लीगल डॉक्यूमेंट बना दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नेंस बट ऑल्सो डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन, कि भाई गवर्नेंस के प्रोविजन तो है ही है इसमें कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट बनने के बाद कैसे काम करेगी, इसके भी कई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, कि यानी बहुत ज्यादा डिटेल में बनाया हुआ है भाई अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए बड़ा होना है होना है वो। फर्दर दोज मैटर्स व्हिच इन अदर मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव बीन लेफ्ट टू द ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर और एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल कन्वेंशन हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। यानी कई ऐसे मामले हैं, जैसे अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन छोटा क्यों, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में मेन बात लिखी हुई, ज्यादा चीजें लिखी हुई नहीं उसमें। बाकी चीजों के लिए जो लेजिस्लेचर बनेगा, यानी कि जो जो संसद है अमेरिका की, पार्लियामेंट, वो बनेगी, जिसको कांग्रेस बोलते हैं वहां पे, तो वो ही कानून बनाएगी। उसको बोल दिया कि भाई तुम देख लेना बाकी चीजों को, है ना, हम मेन चीज लिख देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बाकी तुम बनाते रहना अपने हिसाब से। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाई मेन चीज तो लिखी लिखी, उसके साथ में बाकी चीजें जिन पे बाकी देशों में जो पार्लियामेंट कानून बनाती है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दी कि भाई ये भी हम इसमें लिख देते। तो भाई इतने सारी चीजें एक जगह डालोगे तो बड़ा तो होगा ही होगा, क्या दिक्कत है उसमें। ये तो पहली होगी भाई कॉन्स्टिट्यूशन की जो है फीचर की, ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा लिखित संविधान है दुनिया का। दूसरा है कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है भाई। ये बात ना मान लो। ओरिजिनल किसको बोलते हैं? कि मैंने अगर कोई चीज़ लिखी अपने खुद के दिमाग से बिना कहीं से कुछ भी लिए, तो वो एक ओरिजिनल चीज़ होगी। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़े, उनमें जो जो चीज़ अच्छी लगी हमने कॉपी पेस्ट की और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। तो इस तरीके से, तो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज का मतलब है बहुत सारे सोर्स, यानी बहुत सारे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे देशों की प्रथाएं, बहुत सारे देशों के सिस्टम, बहुत सारे देशों में कैसे सरकारें चलती है, वो देखने के बाद हमने सबसे अच्छी अच्छी चीजें ली और लेकर कॉपी पेस्ट हमारे किताब में की, और उस किताब को हमने बोला ये है भारत का संविधान। तो देखो क्या क्या हमने कहां कहां से लिया, अब हमको पता चलेगा। The Constitution of India has borrowed most of its provision from the Constitution of various other countries as well as from the Government of India Act 1935। तो ये बोल रहा है कि भाई हमने बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन जो बने हुए थे पहले उनसे, और अंग्रेजों ने हमारे लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया उसको कॉपी पेस्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको कॉपी पेस्ट नहीं लिखना कभी भी एग्जाम में, इसको लिखना है बोरोड। बोरोड ये वाला, ये अच्छा लगता है सुनने में, कॉपी पेस्ट थोड़ा सा बुरा लगता है, तो समझ रहे हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्राउडली acclaimed that the Constitution of India has been framed after ransacking all the known constitution of the world। तो वहां पे कई लोग बोलने लगे भाई तुमने तो कॉपी पेस्ट कर दिया, तुमने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो बी आर अम्बेडकर मान लिया कि हाँ भाई किया हमने कॉपी पेस्ट। अब हमको जो चीज़ अच्छी लग रही है कहीं पे और किसी ने बना रखी है तो उसको कॉपी पेस्ट करने में क्या दिक्कत है? मतलब कोई अगर प्रोविजन, कोई अगर रूल रेगुलेशन ऐसा किसी देश ने बना रखा है जो अच्छा है, जो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, तो हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे ना, हम क्यों भी दिमाग लगाएंगे भाई। और भारत क्योंकि बहुत लेट आज़ाद हुआ था, उससे पहले बहुत सारे देशों ने कॉन्स्टिट्यूशन अपने ऑलरेडी बना रख चुके थे, वहाँ पे जो गवर्नमेंट की मशीनरी ऑलरेडी सेटअप थी, तो उनको एक्सपीरियंस भी था उस चीज़ का, और वो जो उन्होंने प्रोविजन बनाया उनको वो काम में भी ले रहे थे कई सालों से। तो हमको तो भाई सीधा सीधा एक बनाया हुआ प्रोविजन जो कि टेस्ट भी किया हुआ इतने सालों से और बढ़िया चल रहा है, हम तो उसको उठाएंगे ना नया बनाने की बजाय। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई किया कॉपी पेस्ट कर लो, क्या करते हो करिया। हाँ, द स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अ लार्ज एक्सटेंट डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैंने बताया ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बहुत ज्यादा डाला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को सारा का सारा कॉपी पेस्ट किया हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यही बात बोल रहा है। The philosophical part of the Constitution, the fundamental right and the directive principle of state policy derived their inspiration from the American and Irish Constitution। तो बोला कि भाई जो स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, स्ट्रक्चरल पार्ट का मतलब होता है कि कैसे हमारी संसद होगी, ठीक है, संसद में कैसे सारे ऑफिस होंगे और कैसे सारी मशीनरी काम करेगी, वो तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ले लिया, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ले लिया।
उसके अलावा जो फिलोसॉफिकल पार्ट है यानी कि फंडामेंटल राइट है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या होता है मैं एक बार छोटा सा वो दे देता हूँ कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, डीपीएसपी क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी ये समझ लो फंडामेंटल राइट कुछ ऐसे अधिकार भारत की जनता को दिए गए हैं संविधान के द्वारा जिनको खुद सरकार भी नहीं छीन सकती, जिनको कोर्ट भी नहीं छीन सकता, जिनको कोई नहीं छीन सकता, है ना। संविधान ने ये हमको अधिकार दिए हैं, ठीक है। कुछ एक केसों में छीने जा सकते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये मान के चलो कि ये अधिकार ऐसे जिनको नॉर्मल कंडीशन में कोई भी नहीं छीन सकता, और ये सभी को मिले हैं, सभी को, पूरे भारत में हर नागरिक को मिले। क्या क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, ऐसे कुछ अधिकार दिए गए हैं, बस ये दिमाग में रखो। दूसरा डीपीएसपी, डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो स्टेट पॉलिसी का मतलब, स्टेट का मतलब सरकार, पॉलिसी का मतलब कोई भी पॉलिसी बनाएगी तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल होंगे, कुछ ऐसे नियम होंगे जो उसको डायरेक्ट करेंगे, यानी उन नियमों को ध्यान में रख के बनाएगी। और ये नियम जो बनाएंगे डीपीएसपी वाले नियम, ये जनता के कल्याण के लिए बनाए गए। तो सरकार को बोला कि भाई ये नियम हम तुमको दे रहे हैं, इन नियमों में हमने जनता के कल्याण को ध्यान में रखा है, तो तुम कोई भी पॉलिसी जनता के लिए बनाओ तो इन नियमों को ध्यान रखना। ऐसे डीपीएसपी होता है, वो डीपीएसपी भी हम देखेंगे। तो ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट है ये तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने, और डीपीएसपी जो है वो ली हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी आयरिश मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट कहां से आया भैया, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से आई, वो आई आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अच्छा, और बताओ, और सब बढ़िया, आप बताओ। द पॉलिटिकल पार्ट of the constitution, the principle of cabinet government and the relation between the executive and the legislature have been largely drawn from British constitution। तो देखो मेन जो हमारा ढांचा है ना संविधान का, मेन जो हमारी सरकार का ढांचा है, यानी संसद कैसे होगी, संसद में कैसे क्या क्या ऑफिस होंगे, कौन किस पदाधिकारी के ऑफिस होंगे, किस तरीके से काम किया जाएगा, वो सारा स्ट्रक्चरल पार्ट तो हमने उठाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, जो कि खुद अंग्रेजों ने बनाया था। और जो पॉलिटिकल पार्ट है, पॉलिटिकल पार्ट का मतलब हो गया द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, कि भाई सरकार जो बनेगी उसमें प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री के नीचे मंत्री होंगे, ठीक है, और प्रधानमंत्री और मंत्री मिला के एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हम पढ़ते आ रहे हैं भाई, यही तो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के रिलेशन तो पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो ये सारे कहां से उठाए गए, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठा लिया हमने, भारत वालों ने, कि चलो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा था, और अंग्रेज ही तो ये सारे काम कर रहे थे कि एग्जीक्यूटिव के रिलेशन, एग्जीक्यूटिव में इंडियन को शामिल कर लिया, इधर नहीं किया, उधर रिप्रेजेंटेशन दे दिया, इधर नहीं दिया, ये सारा खेल ही तो खेलते आ रहे हैं शुरू से हम, है ना। तो बोले ये सब चीजें ये अंग्रेजी तो खेल रहे थे, चलो इनके कॉन्स्टिट्यूशन से उठा लेते हैं ये सारी चीजें, तो वहां से कॉपी पेस्ट करके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आप बोलोगे ब्रिटिश में तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं रिटर्न, मतलब लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन तो ब्रिटेन में है ही नहीं, तो फिर कहां से उठाया। तो वो अपने जो सारे उनके कानून है ना, वो उन कानूनों को ही कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। अब भारत में भी अंग्रेजों ने कोई स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी लेके आता जब वो राज कर रहे थे, अलग अलग एक्ट तो लेके आते थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लेके आ गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लेके आ गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लेके आ गए। तो जो ये एक्ट लाते थे अंग्रेज, उन्हीं को ये कॉन्स्टिट्यूशन मानते थे कि भाई यही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो वैसे ही उनके जो एक्ट थे जिनके हिसाब से उनकी पार्लियामेंट चलती थी, वहां से हमने उठा लिया ये सारी चीजें, कॉपी पेस्ट कर दी। पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारा सारा है वो हमने कहां से उठाया, ब्रिटेन से। फंडामेंटल राइट हमने कहां से उठाया, फंडामेंटल राइट यानी कि मूलभूत अधिकार हमने उठाया अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो डीपीएसपी हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो हमने उठाई है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और उसके अलावा और भी कई चीजें उठाई हमने, वो देखते हैं हम। द अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन। तो इतने सारे देश, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, अभी जो रसिया है, पहले जो यूएसएसआर था उससे उठाया हमने, फ्रांस से उठाया, साउथ अफ्रीका से उठाया, जापान से उठाया, बहुत सारे देशों से हमने कॉपी पेस्ट किया। द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड मटेरियल सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर से आ गया ये कि भाई सबसे ज्यादा जो हमने चीज उठाई ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हम पे शासन करने के लिए तो बनाया था। अब आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी हमारे पास इतना नहीं था सिस्टम कि हम खुद का अपना एक्ट बनाए, इतना दिमाग लगाए, तो हमने वही उठा लिया सेम टू सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर, इमरजेंसी पावर, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल आर ड्राउन फ्रॉम द एक्ट। तो क्या क्या उठाया हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, क्या क्या कॉपी पेस्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक तो फेडरल स्कीम है ना, कि भाई सेंटर के पावर क्या क्या होंगे और जो है स्टेट के पावर क्या क्या होंगे, ठीक है, वो वाली स्कीम। जुडिशरी, हमारी जो न्यायपालिका है उससे रिलेटेड सारे प्रोविजन हमने वहाँ से उठा लिए। गवर्नर से रिलेटेड सारे प्रोविजन उठा लिए। इमरजेंसी के जो पावर होंगे, क्या क्या होंगे राष्ट्रपति के पास में, वो सारे हमने उठा लिए वहाँ से। पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि ये नौकरी लगाने वाला जो यूपीएससी हो गया, ये हो गया, ये सारे भी वहाँ से उठाए हुए हैं। और अधिकतर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल जो भी थे, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी को चलाने के लिए, देखो सरकार जो सरकार अपने आप नहीं चलती ना भाई। अब मैं एक बात बताऊँ, मान लो ये गवर्नमेंट है जिसमें आज की डेट में मोदी जी है, और मोदी जी है, ये है मोदी जी, और ये मोदी जी के बहुत सारे मंत्री। अब ये क्या अपने आप देश चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते ना।
बहुत सारे ऑफिस होते हैं, सरकारी दफ्तर, जिनके हम चक्कर काटते हैं, है ना, जो रिश्वत लेते हैं, जो इसलिए बदनाम है, वो सरकारी दफ्तर इनसे जुड़े हुए हैं। ये उन दफ्तरों को कंट्रोल करते हैं, ये मोदी जी, ये सारे मंत्री, और फिर वो दफ्तर देश चलाते हैं ना भाई। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं इन दफ्तरों को, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहाँ से उठाया हमने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, 1935 से। तो ये हो गया भाई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे सोर्सेज से उठाया हुआ है। दूसरी फीचर ये हो गया, पहला फीचर था कि सबसे बड़ा लिखित संविधान यानी कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरा तीसरा जो फीचर है इसका वो है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कठोर भी है, यानी कि कठोर को इंग्लिश में बोलते हैं रिजिड, वो रिजिड भी है और वो फ्लेक्सिबल भी है। आप बोलोगे भाई एक साइड रिजिड है यानी ऐसा कठोर है, ये डब्बा है, ये डब्बा नहीं होता, एक साइड तो ऐसा कठोर है और दूसरी साइड इस वायर के जैसे, इस वायर के जैसे एकदम फ्लेक्सिबल भी है। आप बोलोगे ये कैसा होगा भाई? दो चीज कैसे हो सकती है? मैंने वायर हिलाया, मेरी आवाज सही आ रही है, नहीं आ रही? सही आ रही है। दो चीज एक साथ कैसे हो सकती है? कोई चीज या तो कठोर हो सकती है या फिर फ्लेक्सिबल हो सकती है, एक साथ दोनों कैसे हो सकती है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसे है बताते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। दुनिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनको या तो रिजिड बोला जाता है या फिर फ्लेक्सिबल बोला जाता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? क्या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन? रिजिड यानी कठोर कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान क्या होता है, और फ्लेक्सिबल संविधान क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे। फिर हम ये समझेंगे कैसे हमारे देश का संविधान, हमारे भारत का संविधान कठोर भी है और फ्लेक्सिबल भी है ना, मुलायम भी है, कठोर भी है और मुलायम भी है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। कैसे? तो सबसे पहले हम समझ लें कि रिजिड क्या होता है और फ्लेक्सिबल क्या होता है। A rigid constitution is one that requires a special procedure for its amendment, as for example the American Constitution. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब ये होता है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अगर बदलना हो, जिसको अगर चेंज करना हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था 1950 में, आज चल रहा है 2024। तो 1950 में जिन परिस्थितियों को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, आज की डेट में वो सारी परिस्थितियां बदल चुकी है, क्योंकि जमाना बदलता है, परिस्थिति बदलती है, आवश्यकताएं बदलती है। तो अब नई आवश्यकताओं के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में नए प्रोविजन इंक्लूड करना आवश्यक है, नहीं है? इट इज नेसेसरी, है ना, दैट वी शुड इंक्लूड न्यू प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा यानी कि कठोर होगा, कठोर कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें चेंज करना आसान ना हो, जिसमें चेंज करने के लिए स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोसेस फॉलो करना पड़े, जो प्रोसेस बहुत ज्यादा मुश्किल हो, जिसका मतलब हो कि उसको कर ही नहीं सकते, इंपॉसिबल हो, नेक्स्ट टू इंपॉसिबल हो उस प्रोसेस को फॉलो करना। और अमेरिका का जो संविधान है वो इतना कठोर है कि उसको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है। हमारे भारत के संविधान में तो 100 से ऊपर चेंज हो गए, 100 की गिनती भी पार कर चुके हम। अमेरिका में कुछ शायद 10 की गिनती भी पार नहीं की उन्होंने, 10 से नीचे चेंज हुआ अभी तक, क्योंकि वो बहुत कठोर है भाई, वहां पे चेंज कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है चेंज करना। तो ये बोल रहे कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन आराम से चेंज होगा, देखो ये मान लो ये तो हो गया फ्लेक्सिबल, है ना, ये हो गया रिजिड, ठीक है, ये मैंने एक लाइन खींच दी। अब रिजिड की साइड तो आता है अमेरिका वाला कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका। फ्लेक्सिबल में आता है ब्रिटेन वाला, BRITAIN, ब्रिटेन की जो भी स्पेलिंग होती है मेरे को याद नहीं है, तो ये ब्रिटेन वाला B लिख दूं, ठीक है, ब्रिटेन वाला, अमेरिका वाला यहाँ पे A लिख दूं। अमेरिका वाला आता है रिजिड में, यानी अमेरिका वाले में तो भाई संशोधन करना बहुत मुश्किल है, और ब्रिटेन वाला इतना फ्लेक्सिबल है कि चलते चलते संशोधन कर देते हैं, हर दिन संशोधन करो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, हर दिन बदल दो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को। अब भारत वाला जो आता है ना, इंडिया वाला, वो इसके बीच में आता है, ये आ गया इंडिया, कि ये ना ही तो भाई इतना फ्लेक्सिबल है कि मन में आए तब इसको आप बदल सको, और ना ही इतना कठोर है कि भाई जरूरत पड़े तो भी ना बदल सको। तो हम बीच में हमने ऐसा बनाया, कैसे? देखो, a flexible constitution on the other hand is one that can be amended in same manner as the ordinary law are made, for example British constitution। यानी नॉर्मल कानून जो संसद बनाती है, नॉर्मल कानून, संसद कैसे कानून बनाती है? संसद में कोई प्रस्ताव लाया जाता है कि भाई ये हमारे को कानून पास कराना है, और फिर जो रूलिंग पार्टी होती है वो अगर मेजोरिटी में होगी तो वो कानून पास करा लेगी। ब्रिटेन में जैसे नॉर्मल कानून बनते हैं वैसे ही संविधान को भी संशोधन कर दिया जाता है, संविधान को बदलना हो तो नॉर्मल कानून के जैसे झट बदल दिया जाता है, कोई ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती ब्रिटेन में, इतना फ्लेक्सिबल वहां पे। तो भाई फ्लेक्सिबल का मतलब आराम से बदल सके, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बोलेंगे। रिजिड यानी कठोर का मतलब जिसको आराम से नहीं बदला जा सके, उसको रिजिड बोलेंगे। तो भारत वाला बीच में आता है, कैसे आता है बीच में? देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड और नॉट फ्लेक्सिबल, कि हमारा जो संविधान है भारत वाला वो कठोर भी नहीं है और वो फ्लेक्सिबल को बोलते हैं, मुलायम तो नहीं बोलते इसको, फ्लेक्सिबल को बोलते हैं, मेरे को हिंदी नहीं याद इसकी, पर वो कठोर भी नहीं है और वो फ्लेक्सिबल भी नहीं है, बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ, यानी दोनों की मिला जुला रूप है, वो कठोर भी नहीं है वो फ्लेक्सिबल भी नहीं है, दोनों के बीच में है वो। आर्टिकल 368 प्रोवाइड फॉर 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। आर्टिकल 368, देखो मैं बताया था आर्टिकल वो होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रोविजन, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, तो उनको नंबर दिए हुए हैं।
कि हमको कभी ढूंढना पड़े कि हमें भाई वो उस चीज़ को ढूंढना है, वो कहाँ पे लिखी हुई है, तो हम सीधा नंबर बोलेंगे और वहाँ पे पहुँच जाएंगे और वो चीज़ पढ़ लेंगे। तो ये आर्टिकल 368 जो है ना, इसमें लिखा हुआ है पूरा का पूरा कि संविधान में संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे किया जाएगा। अमेंडमेंट का मतलब कि हमें संविधान में जो भी चीज़ें लिखी हुई है, क्योंकि देश उन हिसाब से चलेगा, उन चीज़ों के हिसाब से चलेगा जो संविधान में लिखी हुई है। अगर कोई चीज़ संविधान में लिखी हुई है तो उसके खिलाफ जाके कुछ भी होएगा देश में, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होएगा, गैर संवैधानिक होएगा, असंवैधानिक होएगा। तो अगर कुछ ऐसा काम करना है जो संविधान में लिखा हुआ अलग तरीके से और सरकार को अलग तरीके से करना है, तो उसके लिए संविधान को संशोधन करना पड़ेगा, यानी उस लिखी हुई चीज को बदल के उसको उस हिसाब से लिखना पड़ेगा जैसा सरकार उस काम को करना चाहती है। यानी बदल सकते हैं संविधान को, ठीक है, बदल सकते हैं। तो बदल कैसे सकते हैं उसकी सारी प्रोसेस लिखी हुई है आर्टिकल 368 में, ठीक है। अब 368 में जो लिखा हुआ है उसमें दो टाइप के प्रोसेस लिखे हुए हैं अमेंडमेंट के, दो तरीके से हम संविधान को संशोधन कर सकते हैं। दो तरीके से भारत के संविधान का संशोधन किया जा सकता है। कैसे, कौन कौन से दो तरीके हैं? कुछ ऐसे प्रोविजन है संविधान के, कुछ ऐसे संविधान के प्रोविजन है, कुछ ऐसे प्रोविजन हमारे संविधान में दिए हुए हैं जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कैन बी अमेंडेड बाय ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। That is 2/3 majority of the member of each house present and voting and a majority of total membership of each house। नॉर्मली मेजोरिटी क्या होती है और स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, समझो। देखो हमारी संसद कैसे काम करती है, संसद में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। अब कोई भी कानून बनाना होता है ना, कोई भी कानून बनाना होता है तो ऐसे नहीं होता कि जिसकी सरकार है, जैसे मोदी जी की सरकार, तो मोदी जी ने ले जाके दे दिया कि भाई ये कानून बना दो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, और वो कानून बन गया। ऐसे नहीं होता। कानून संसद में जाएगा, ये संसद की बिल्डिंग है, यहाँ पे कानून गया, फिर वहाँ पे वोटिंग कराई जाती है कि जितने लोग बैठे हैं उनको बोला जाता है कि क्या आप इस कानून को पास करवाना चाहते हैं। फिर सब वोट देते हैं कि हाँ या ना। फिर हाँ या ना के वोट यस और नो को काउंट किया जाता है, यस को और नो को काउंट किया जाता है। अगर 50% जो बैठे हैं उनमें 50% से ऊपर यस बोल देते हैं तो वो कानून बनेगा, और अगर 50% से ऊपर नो बोल देते हैं तो फिर वो कानून नहीं बनेगा। जैसे मान लो 20 आदमी बैठे हैं, ठीक है, तो अगर 11 आदमी ने बोल दिया कि यस तो वो कानून बनेगा, अगर 11 आदमी ने बोल दिया नो तो वो कानून नहीं बनेगा। ये तो कि नॉर्मल में चलता है 50% का सिस्टम। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी कौन सी होती है? स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 1/2 तो होता है 50% और 2/3 होता है 2/3। 2/3 का मतलब कितना होता है? कितना होता है 2/3 का मतलब? 2/3 का मतलब होता है, देखो नॉर्मली हम देखें कि अगर 300 लोग हैं और इसका मैं 50% मेजोरिटी निकालूं तो 50% तो आते हैं 150 लोग, यानी 150 से ऊपर लोगों ने अगर हाँ बोल दिया तो वो कानून पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2/3 निकालूं 300 का तो कितना आएगा? देखो 200 लोग, 50 लोग बढ़ गए ना, 50 लोग ज़्यादा हो गए। यानी स्पेशल मेजोरिटी में ज़्यादा लोगों की हाँ चाहिए, नॉर्मल मेजोरिटी में कम लोगों की हाँ चाहिए। और ज़्यादा लोगों की हाँ अगर मांगी जाएगी तो वो जो है मुश्किल होगा या फिर आसान होगा। देखो मैं बोल रहा हूँ कि 300 लोगों से हमें पूछना है कोई चीज़, है ना, 300 लोगों से हमें कोई चीज़ पूछनी है। एक साइड तो बोला जाता है कि 50% से ज़्यादा लोगों ने अगर हाँ बोला तो वो चीज़ मान ली जाएगी, यानी 50% होता है 150 और 150 से एक ज़्यादा करेंगे क्योंकि 50% से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 151 लोगों ने हाँ बोला तो ओके चीज़ हो जाएगी। दूसरी साइड बोला जा रहा है कि भाई 2/3 लोगों को हाँ बोलना पड़ेगा, तो इसका 2/3 होता है 200, ठीक है। तो एक साइड तो 151 लोगों के हाँ बोलने से कोई काम हो रहा है, और वहीं दूसरी साइड वही कोई काम ऐसा है जो 200 लोग हाँ बोलेंगे तब वो काम होगा। तो एक बात बताओ मुझे, 151 लोगों से हाँ बुलाना आसान है या फिर 200 लोगों से हाँ बुलाना आसान? भाई 151 से आसान है। 200 लोगों में 50 और लोगों के पास हाँ बुलानी पड़ेगी। अब वो हाँ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, हो सकता ना भी बोले, हो सकता है इस चक्कर में ये काम हो भी नहीं पाए क्योंकि ये मुश्किल हो गया कि अब ज़्यादा लोगों से हाँ बुलवानी है। तो भाई ये जानबूझ के मुश्किल बनाया गया। क्यों? क्योंकि जब संविधान बनाने वालों ने इसमें आर्टिकल 368 जोड़ा, यानी संविधान को संशोधन करने के जो प्रोविजन है, जो प्रोसेस है वो जोड़ी, तो वो चाहते थे कि भाई नॉर्मल जो काम होते हैं ना, नॉर्मल जो काम संसद करती है, संविधान को संशोधन करना उससे मुश्किल काम बने। तो इसलिए उन्होंने 2/3 मेजोरिटी जोड़ दी कि उनको पता है कि भाई 1/2 मेजोरिटी लेने में ही, मतलब 1/2 लोगों के पास हाँ बुलाने में ही अगर सरकार बहुमत में ना हो तो सरकार के पसीने छूट जाते हैं। तो 2/3 की भाई, तो 2/3 की तो हाँ बुलाना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए उन्होंने स्पेशल मेजोरिटी लगाई, एक तो नॉर्मल मेजोरिटी लगाई। एक तो नॉर्मल मेजोरिटी के बारे में संविधान में लिखा गया, देखो नॉर्मल मेजोरिटी जो अपने काम आती है संसद में, जो कि 1/2 से एक ज़्यादा होती है, ठीक है। और एक होती है स्पेशल मेजोरिटी जो होती है 2/3। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कुछ प्रोविजन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि उनके लिए कैन बी अमेंडेड बाय ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ
ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। देखो स्पेशल मेजोरिटी में एक तो 2/3 है, ठीक है, एक तो 2/3 है ये है, और इसके साथ में 1/2 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। ये हो रहा है, ये हम पढ़ेंगे कब, अभी नहीं पढ़ूंगा अभी मैं, क्योंकि ये इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। जब 368 आर्टिकल हम पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे। अभी ये देख लो कि ये मुश्किल बनाया गया है, मतलब नॉर्मल कानून बनाना आसान है, सभी संसद अगर नॉर्मल लॉ बनाना चाहती है, सामान्य कानून बनाना चाहती है तो वो आसान है, वह सरल है, इजी है। लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें TUTION कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहती है तो कुछ चीज़ों को छोड़ के अमेंडमेंट, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बड़ा मुश्किल है, हार्ड, डिफिकल्ट है। और ये हार्ड जानबूझ के बनाया है आर्टिकल 368 में, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को सरकारें अपने हिसाब से खिलौना नहीं बना ले और बार बार अमेंडमेंट उसका नहीं कर दें। तो कुछ प्रोविजन को इतना हार्ड बनाया गया अमेंड करना कि उसमें एक तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 1/2 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। वो क्या होता है हम देखेंगे जब 368 पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, इसको समझने में टाइम लगेगा, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी, तो वो तभी देखेंगे। B. Some of the other provision can be amended by a special majority of the parliament and with the ratification by half of the total state. कुछ ऐसे प्रोविजन भी है भाई जो कि जिसमें स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए। देखो स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए, ये वाली जो चीज़ थी ना स्पेशल मेजोरिटी की, कि भाई एक तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, इनका हाँ बोलने चाहिए। 2/3 लोग जो कि है संसद में बैठे हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से हाँ बोले, प्लस 1/2 यानी कि हाफ ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। ये तो स्पेशल मेजोरिटी हो गई, ठीक है, ये हो गई स्पेशल मेजोरिटी। और कुछ ऐसे प्रोविजन भी है जिसमें इसके साथ में 50% स्टेट्स जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी यस बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई हम भी चाहते हैं कि ये सुधार कर दो, उसके बाद ही वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो पाएगा। तो अभी नॉर्मल ऐसे समझो 368 जो आर्टिकल पढ़ेंगे एक क्लास उस पर बनानी पड़ेगी। अभी हम सिर्फ फीचर देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसमें इतनी डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगा, उसमें समझाऊंगा 368 आर्टिकल में अमेंडमेंट कैसे होता है, उसमें कौन सी मेजोरिटी होती है, मेजोरिटी कैसे काम करती है, उसमें हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो टेंशन मत लेना, अभी नहीं समझ में आ रहा था कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में आ जाएगा ये। तो 368 आर्टिकल में 3 टाइप की प्रोसेस दी हुई, एक तो ऐसी दी हुई जिसमें थोड़ा सा हार्ड है अमेंडमेंट करना, दूसरी ऐसी दी हुई जिसमें वेरी हार्ड है ना, और तीसरी जो दी हुई है उसमें भाई कुछ हार्ड नहीं है, उसमें एकदम सिंपल है। नॉर्मल जैसे कानून बनाती है ना सरकार, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट कर सकती है। ये जो सिंपल वाले हैं ये ऐसे मुद्दे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना देश के लिए, मतलब देश की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको सिंपल तरीके से कर दिया गया कि सरकार को जब मन में आए तब वो सुधार कर दे। लेकिन जो जनता के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे थे उनको वेरी वेरी हार्ड रखा गया, ताकि गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सके, संविधान को बदल नहीं सके। At the same time, some of the provision of constitution can be amended by simple majority of the parliament in the manner of ordinary legislative process. Notably, these amendments do not come under Article 368. यानी जो ये आराम से बदले जा सकते हैं ना, उन चीज़ों को आर्टिकल 368 में शामिल नहीं किया गया है। ये जो चीज़ है ये यहाँ पे दे दी गई है इन्होंने कि रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, ये सैलिएंट फीचर में दे दिया है, लेकिन इसमें जो कंटेंट है स्पेशल मेजोरिटी का, नॉर्मल मेजोरिटी का, ये सारी चीज़ों का 368 में कैसे अमेंडमेंट होता है, ये पूरा 1-2 क्लास लेने वाली चीज़ है। तो अभी हम इसको इतने पे ही रखते हैं और उसके बाद में 368 जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल उसमें हम सारा देखेंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। ये एक और फीचर है, ये एक और सैलिएंट एक्सपेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। इसका मतलब क्या होता है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, यानी फेडरल का मतलब होता है भाई, देखो ये हमारी सेंटर है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये हो गई हमारी सेंटर, और ये स्टेट है सारे, है ना, बहुत सारे स्टेट है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, और जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और जो है उत्तर प्रदेश बोल दिया मैंने, हरियाणा है, पंजाब है, ये सारी स्टेट है, स्टेट 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 स्टेट। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, फेडरल सिस्टम में भाई ऑटोनॉमी होती है, स्टेट को पूरी अपनी ऑटोनॉमी है और सेंटर को अपनी ऑटोनॉमी है। यानी सेंटर कोई कानून बनाएगा तो अपने हिसाब से बना सकते हैं अपने लिस्ट पे, सेंट्रल लिस्ट पे, मैंने बताया था ना, सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, ये तब आई थी, अभी भी चलती है वो। तो सेंटर अपनी लिस्ट पे कानून बनाएगा, खुद बना सकता है, स्टेट अपनी लिस्ट पे कानून बनाएगा, खुद बना सकता है, सेंटर इसके टांग नहीं लगाएगा, ये सेंटर के टांग नहीं लगाएगा। ये है फेडरल स्ट्रक्चर, यानी सब साथ रहेंगे, स्टेट और सेंटर इनका बॉस नहीं है, ये स्टेट सेंटर के बॉस नहीं है। नॉर्मली तो ऐसे चलता है भारत का संविधान,
लेकिन कुछ कंडीशन में ये यूनिटरी बायस पे आ जाता है। यूनिटरी बायस का मतलब होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बना देता है संविधान कुछ कंडीशन में। कब? जब या तो भारत में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगा हुआ रहे ना, इमरजेंसी, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, ये स्टेट गवर्नमेंट एकदम फुस हो जाती है, फुस। या फिर कहीं पे राष्ट्रपति शासन लगा दे, आपने सुना होगा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन कहीं पे लगा दे, और तो उस केस में उस स्टेट की पावर भी सेंटर ले लेती है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो हमारा संविधान फेडरल है। फेडरल का मतलब स्टेट को और सेंटर को पावर जो है वो बराबर दी गई है। सेंटर स्टेट पे अपना रोब नहीं झाड़ सकती कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट है तो हम रोब झाड़ते तुम पे, नहीं। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में जब या तो इमरजेंसी लगी हुई रहे या राष्ट्रपति शासन लगा रहे, वहां पे यूनिटरी बन जाती है, हमारी जो पॉलिटी है ना वो यूनिटरी बन जाती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल हो जाती है, स्टेट के पावर छीन लिए जाते हैं। वो कुछ कंडीशन में, हर कंडीशन में नहीं। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि जो भारत का संविधान है वो फेडरल सिस्टम पे काम करता है, लेकिन इसमें यूनिटरी बायस है। यूनिटरी का मतलब होता है यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के लिए इसके पास बायस यानी उसका पक्ष ज्यादा लेता है यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशेज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इट कंटेन्स ऑल द यूजफुल फीचर ऑफ फेडरलाइजेशन, जैसे कि टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। ये बोल रहा है कि भाई फेडरलिज्म जो है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट सब अपने अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, किसी के काम में कोई टांग नहीं लगाता। उसके फीचर पूछे कि भाई किन किन चीजों को देख के आपको लगता है कि भारत सरकार जो है वो एक फेडरल सरकार है, मतलब भारत का संविधान एक फेडरल सिस्टम को प्रमोट करता है। तो ये बोल रहा है कि भाई देखो कॉन्स्टिट्यूशन, दो गवर्नमेंट है, एक तो स्टेट की गवर्नमेंट अलग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, दोनों अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। स्टेट में मुख्यमंत्री बैठता है, सेंटर में प्रधानमंत्री बैठता है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का बॉस नहीं होता है, नहीं होता है बॉस। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का बॉस नहीं होता है, मुख्यमंत्री अपने स्टेट का बॉस है। प्रधानमंत्री वैसे पूरे देश का बॉस है, लेकिन स्टेट पे वो अपनी चला नहीं सकता है। स्टेट वालों को वो वैसे नहीं बोलता कि भाई मुख्यमंत्री ऐसे कर, नहीं। हाँ, उनसे सपोर्ट मांग सकता है, उनके साथ मिलकर काम कर सकता है, लेकिन बॉस नहीं होता है वो। तो दो गवर्नमेंट होती है अलग अलग, स्टेट की अलग होती है और उसकी अलग होती है, अपने सेंटर की अलग होती है। तो ये एक साइन है कि हमारे देश में फेडरल गवर्नमेंट है। दूसरा, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने की पूरी छूट दी हुई है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट टांग नहीं लगाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंटर की लिस्ट पे कानून बनाने की पूरी छूट दी हुई है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट टांग नहीं लगाएगी, कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अंग्रेजों के टाइम चल रहा है सिस्टम, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई हमारा संविधान लिखित है, लिखित संविधान में और बिना लिखित संविधान में, यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा फर्क ये होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ पावर लिख दी गई है कि स्टेट को ये पावर है, तो उनको छीना नहीं जा सकता क्योंकि वो लिखी हुई है। अगर अनरिटन होगा तो वो छीनी भी जा सकती है। जैसे ब्रिटेन में भाई संविधान तो कुछ है नहीं, कोई कानून अगर ऐसा है जिससे कुछ पावर दी गई स्टेट को, स्टेट वहां पे है नहीं हालांकि, तो कोई ऐसी पावर है जो कानून से दी हुई, तो उस कानून को हटाया, पावर हट गई। लेकिन यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें लिख दी पूरी चीजें, तो वो स्टेट को पावर देती है, स्टेट के पावर को बचा के रखती है। सेंटर अपनी मन मर्जी से उन पावरों को छीन नहीं सकती, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगली बात, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मैंने बताया ना, भारत में राजा कौन है? भारत में राजा ना ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ना ही तो मोदी जी है, और ना ही योगी जी है, ना ही और कोई मुख्यमंत्री है। भारत में राजा है कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। तो संविधान सबसे ऊपर है, इसलिए संविधान ने किसी को कोई पावर दे दी, उसको कोई नहीं छीन सकता। ना ही मोदी जी छीन सकते हैं, ना योगी जी छीन सकते हैं, ना ही जो है M.K. स्टालिन छीन सकते हैं, ना ही ममता दीदी छीन सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ही स्टेट को स्टेट की पावर दी हुई है, सेंटर को सेंटर की पावर दी हुई है, और दोनों को बोला कि आप अपने अपने काम कर सकते हो खुद, बिना किसी के हस्तक्षेप के, बिना किसी की दादागिरी के। तो इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एक प्रोविजन, जैसे मैंने बताया था अपन अभी देख रहे थे कि भारत का संविधान रिजिड है या फिर फ्लेक्सिबल है, तो उसमें हम देख रहे थे कि भाई भारत के संविधान को इतनी आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता कुछ मामलों में। तो वो कुछ मामले कौन से? वो ऐसे मामले हैं जहां पे स्टेट की पावर दी हुई है कि भाई स्टेट को इन इन क्षेत्रों में इन बातों पे कानून बनाने का अधिकार होगा। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे ना, उनको टेंशन क्या थी कि मान लो स्टेट को हमने कोई पावर दिया, स्टेट को हमने कोई पावर दिया, ये स्टेट है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी पावर छीनना चाहे आगे जाके, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने ऐसे प्रोविजन जिनमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी है, उनमें अमेंडमेंट करना, उनमें वापस उनमें बदलाव करना, कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऐसे प्रोविजन है जिनमें स्टेट गवर्नमेंट की पावर दी हुई, उनमें बदलाव करने को रिजिड बना दिया। यानी इनको बदलने के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस काम में लेनी पड़ेगी, जिसको कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे प्रोविजनों को रिजिड रखा गया। तो ये फेडरल सिस्टम को बनाए रखने के लिए कि फेडरल सिस्टम भारत में बना रहे, स्टेट अपनी ऑटोनॉमी में रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ऑटोनॉमी में रहे। फेडरल सिस्टम को बनाए रखना इसलिए जरूरी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब्जा नहीं कर ले पूरे देश पे, कि पूरे देश को हम ही चलाएंगे।
ऐसा नहीं हो, स्टेट के पास अपनी पावर बनी रहे, इसलिए फेडरल सिस्टम होना जरूरी था। और फेडरल सिस्टम बना रहे इसके लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी था, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है वो सबसे ऊपर रहे। और उसके अलावा रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा ही रिजिड हो, आराम से उसको बदला नहीं जा सके, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावरों को छीन ना सके, यह भी होना जरूरी था। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी का मतलब जो अदालतें हैं वो भी इंडिपेंडेंट हो, यानी वो किसी के दबाव में काम नहीं करे कि अगर कोई भी गलत काम कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अगर कोई भी काम नहीं कर रहा है तो जुडिशरी उसको रोक सके और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करने पे मजबूर कर सके। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना भी एक फेडरल स्ट्रक्चर की पहचान है। और बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या हो गया? बाइकैमरलिज्म हमारे सेंटर में है, देखो इससे क्या मतलब है। बाइकैमरलिज्म का मतलब ये है कि दो हमारे जो है हाउस है ऊपर पार्लियामेंट के, एक तो है अपर हाउस और एक है लोअर हाउस। अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा, मैं हिंदी में लिखूँगा क्योंकि पता चलेगा, और ये होती है लोकसभा। अब देखो ये लोकसभा तो है ना, ये तो पूरे भारत के लोग चुन के भेजते हैं यहाँ के एमपी को, लेकिन जो राज्यसभा है उसमें हर राज्य से, यानी हर स्टेट से लोग चुन के भेजे जाते हैं। किसके द्वारा? राज्य की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो है ये चुन के भेजती है लोकसभा में, राज्यसभा में अपने मेंबर। तो विधानसभा के लोग जो है वो वोट डालते हैं और उनके वोट के आधार पे जो है मेंबर चुन के कहाँ पे जाते हैं? राज्यसभा में। तो लोकसभा अगर स्टेट पे कुछ भी मतलब गलत सलत कानून अप्लाई करना चाहेगी, थोपना चाहेगी, है ना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कब्जा करना चाहेगी स्टेट पे, तो लोकसभा कुछ भी कानून बनाएगी तो उसको राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा। ठीक है, कि एक कानून दोनों राज्यसभा से और लोकसभा दोनों से जब पास होगा ना, और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तभी वो कानून बन पाता है। अकेली लोकसभा कोई कानून पास कर दे तो वो कानून नहीं बनता, अकेली राज्यसभा कोई कानून पास कर दे तो वो भी कानून नहीं बनता। दोनों पास करेगी और वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तभी वो कानून बनेगा। तो मान लो लोकसभा चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि मैं तो देश पे कब्जा कर लूँ और ये राज्य सरकारों को जो पावर दी है सारी की सारी पावर मैं छीन लूँ, तो वो कोई कानून ऐसा पास करती है, तो भाई वो कानून किसके पास जाएगा? राज्यसभा के पास जाएगा। अब मेरे को ये बताओ, राज्यसभा में जो लोग भेजे हैं वो किसने भेजे हैं? वो राज्यसभा में लोग भेजे हैं राज्य की जो सरकारें हैं, अलग अलग राज्य की जो सरकारें हैं, यानी कि जो वहाँ की विधानसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ के जो चुने हुए लोग हैं, उन्होंने राज्यसभा में अपने आदमी भेजे हैं। तो अगर सरकार इन राज्यों की पावर छीनना चाहेगी तो इन राज्यों ने तो इसमें अपने आदमी भेजे हैं, तो ये अपने आदमियों को बोलेंगे क्या कि तुम इस पे हाँ भर दो, इस कानून पे हाँ भर दो, इस कानून को पास होने दो? नहीं, ये अपने आदमियों को क्या बोलेंगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस कानून से हमारी पावर छीनना चाहती है, हमने तुमको यहाँ भेजा तो तुम इस कानून को पास मत होने देना। तो फिर ये लोग मना कर देंगे, इस कानून को पास नहीं होने देंगे और ये कानून यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो बाइकैमरलिज्म इसको बोलते हैं कि दो हाउस है, ये दो हाउस होने से एक हाउस अपनी मनमानी करे, ऐसा नहीं हो सकता। ये मान लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट मनमानी करना चाहती है लोकसभा के माध्यम से, क्योंकि लोकसभा में तो बहुमत मिल जाता है कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो भी सरकार होती है। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट थी, बीजेपी गवर्नमेंट अपने पिछले दो टर्म में पूर्ण बहुमत में थी, है ना, फुल मेजोरिटी में थी। तो यहाँ से लोकसभा से तो वो कुछ भी पास करवा सकते थे, लेकिन राज्यसभा में वो फुल मेजोरिटी में हो ना हो जरूरी नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के लोग कौन चुनता है? राज्यसभा के लोगों को तो राज्य की विधानसभा चुन के भेजती है, और विधानसभा में तो अलग अलग पार्टी की सरकार होती है। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कई राज्यों में ममता बनर्जी की सरकार है, एक राज्य में, है ना, कई जैसे दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो राज्यसभा में तो अलग अलग गवर्नमेंट भेजेगी चुन चुन के, तो वो बीजेपी के तो सारे आदमी आएंगे नहीं। तो यहाँ ये राज्यसभा रोक सकती है उस गवर्नमेंट को जिसके पास फुल मेजोरिटी है, कोई भी ऐसा कानून पास करने से जो कि राज्यों के हितों के खिलाफ हो, जो राज्यों की पावर छीनता हो। तो इसी से तो बाइकैमरलिज्म, इसी से तो फेडरलिज्म जो है हम बचा पाते हैं। और फेडरलिज्म कुछ भी नहीं है, फेडरलिज्म सिर्फ ये है कि राज्य सरकार के पास अपनी पावर रहे, स्टेट गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर रहे, दोनों एक दूसरे की चीजों में टांग ना लगाए, दोनों के पास खुद के काम करने की स्वतंत्रता रहे, अपनी मर्जी से काम कर सके। यही फेडरलिज्म है, इसके अलावा फेडरलिज्म कुछ नहीं है। और उस फेडरलिज्म को बचाने के लिए ये सारे काम किए गए हैं कि दो गवर्नमेंट बनाई गई है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। डिवीजन ऑफ पावर किया गया है कि सेंट्रल लिस्ट बनाई गई, स्टेट लिस्ट बनाई गई है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया हमने कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ये होगी और स्टेट गवर्नमेंट की पावर ये होगी, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने सुप्रीम बना दिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होगा, उस पावर को कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा, अपनी मर्जी से अपने हिसाब से उस पावर को कोई भी चेंज नहीं कर सकेगा। और रिजिड बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन को कि उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होगा। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने बिठा दी कि अगर कोई भी जो हमने लिख दिया, इनके पावर जो बांट दिए, इसमें कोई भी टांग लगाए, कोई भी अपने हिसाब से जबरदस्ती कोई बिना मतलब का चेंज करने की कोशिश करे, तो जुडिशरी वालों तुम पे किसी का दबाव नहीं है, तुम उसको कैंसिल कर देना कि ये चेंज नहीं हो सकता, तुम मना कर देना। और उसके अलावा बाइकैमरलिज्म बनाया, यानी कि राज्यसभा बनाई, लोकसभा बनाई, ताकि अगर लोकसभा कोई भी ऐसा कानून पास कराना चाहती है जो स्टेट की शक्ति पावर छीनना चाहता है, तो राज्यसभा उसके लिए मना कर देगी, क्योंकि राज्यसभा में स्टेट के लोग बैठे हैं जिनको स्टेट की विधानसभाओं ने चुन के भेजा है। तो ये सारा सिस्टम देखो कितना सोच समझ के बनाया गया है, कितना सोच समझ के सिस्टम बनाया गया है ताकि भारत में फेडरल सिस्टम बच सके। लेकिन
ये फेडरल सिस्टम तो बचाने के लिए देख लिया तुमने कि ये सारे सिस्टम देखा कि भाई सच में भारत में यार, भारत का संविधान जो है वो फेडरल सिस्टम को बहुत ज्यादा इज्जत देता है। वो चाहता है कि स्टेट की पावर नहीं छीनी जाए, वो फेडरल स्ट्रक्चर को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, यानी फेडरल स्ट्रक्चर को ज्यादा वरीयता देता है। लेकिन अब देखना कुछ ऐसी चीजें भी है भारत के संविधान में जिनको पढ़ के तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जिसके पीछे पड़ा हुआ था अभी, कि ये हर कुछ चेंज ना कर पाए। ये सारे जो प्रोविजन बनाए गए थे वो इसलिए बनाए गए थे ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जो मन में है वो चेंजेस ना कर पाए कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आगे जो पढ़ोगे उसको देख के लगेगा कि भाई ये तो इसलिए बनाया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मन में है वो कर पाए। देखना, however, the Indian Constitution also contain a large number of unitary non-federal feature, that is strong center, single constitution, single citizenship, flexibility of constitution, integrated judiciary, appointment of state governor by the center, all India services, emergency provision and so on। मेन जो चीज़ है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी अगर सरकार लगा देती है कभी भी भारत पे या फिर किसी भी स्टेट पे, तो उस स्टेट की सारी पावर छिन जाती है हाथ के हाथ, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चला सकती है अपने हिसाब से जैसा मन में आए वैसे। तो देखो 2 ही मिनट में जो फेडरल स्ट्रक्चर की बातें करते थे बड़ी बड़ी की जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर नहीं छीननी चाहिए, ये वो 2 मिनट में छिन जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसी इमरजेंसी के प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिए हुए हैं। दूसरा, ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS IPS कलेक्टर वलेक्टर ये सब जो है, पता है कौन नियुक्त करता है इनको, कौन इनको अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और फिर स्टेट में जो भी बड़े बड़े पोस्ट होती है ना, जो पूरी स्टेट को संभालते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, वो इस सर्विस से आते हैं। अब इन सर्विस को अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लास्ट में कंट्रोल किसका इन आदमियों पे? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और यही आदमी स्टेट में जाके वहाँ की बड़े बड़े ऑफिस को संभाल रहे हैं, तो इनडायरेक्टली स्टेट पे कंट्रोल किसका हो गया? सेंटर का। तो फेडरल स्ट्रक्चर में क्या सेंटर को ऐसे कंट्रोल करना चाहिए? नहीं। लेकिन यहाँ पे कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन है या नहीं है? है बिल्कुल। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, तो ये एक यूनिटरी फीचर हो गया। यानी जो फीचर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर जो बटे हुए हैं, उन पावरों को बचाए कि स्टेट गवर्नमेंट के पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे, उसको तो बोलेंगे फेडरल स्ट्रक्चर को प्रमोट करने वाला फीचर। लेकिन जो फीचर स्टेट गवर्नमेंट की पावर खींच के सेंट्रल गवर्नमेंट को दे, उसको बोलेंगे यूनिटरी फीचर। तो ये जो है ना ऑल इंडिया सर्विस, ये यूनिटरी फीचर में आता है। ये इमरजेंसी प्रोविजन ये यूनिटरी फीचर में आता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जिसमें चेंज करने के लिए, संविधान में चेंज करने के लिए बहुत एकदम सिंपल प्रोसीजर है, आराम से कर सकती है गवर्नमेंट। और इसमें यह भी है कि कोई स्टेट, अगर कोई राज्य है, उसके सरकार 2 टुकड़े करना चाहती है, बिना कोई दिमाग लगाए, बिना कोई परेशानी के आराम से किसी भी स्टेट के 2 टुकड़े कर सकती है। अब बताओ भाई, किसी स्टेट को तोड़ना है, सेंट्रल गवर्नमेंट मन में आए तब तोड़ सकती है। तो क्या ये फेडरलिज्म हुआ? क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर हुआ? नहीं, ये तो यूनिटरी हुआ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने इतनी पावर दे दी कि किसी भी स्टेट को तोड़ना चाहे तोड़ दो। और उसके लिए संविधान में संशोधन करने के लिए कोई बड़ी सारी कोई वो भी नहीं है कि भाई कोई प्रोसीजर बहुत भयंकर कोई कठोर हो, एकदम फ्लेक्सिबल प्रोसीजर है, एकदम आसानी से चेंज हो सकता है। तो ये भी यूनिटरी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी होने की तरफ इशारा करता है, यूनिटरी बायस की तरफ इशारा करता है। इसी तरीके से सिंगल सिटीजनशिप, कि भाई पूरे भारत की एक ही सिटीजनशिप होगी, और सिटीजनशिप पे कंट्रोल कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट कंट्रोल नहीं कर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे दी। और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं होगा अमेरिका जैसे, पूरे भारत का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और उसमें चेंज कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को इसमें पावर नहीं दी, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकती। स्ट्रॉन्ग सेंटर हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है भारत में। तो ये भाई ये वो चीजें हैं जो ये बताते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन भेदभाव कर रहा है स्टेट के साथ में, सेंटर को ज्यादा पावर दे दी कॉन्स्टिट्यूशन ने। लेकिन इसी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फीचर भी है जो ये बताते हैं कि नहीं यार, स्टेट को बचा के रख रखा है कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं तो सेंटर खा जाती है स्टेट को। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी ऐसी पावर दी हुई है इसको, स्टेट गवर्नमेंट को, जिनको छीनने से बचाने के लिए भी बहुत सारे प्रोविजन किए हुए। तो ये दोनों टाइप के प्रोविजन मिलते हैं भाई यहाँ पे, स्टेट को बचाने के भी और सेंटर को पावरफुल बनाने के भी। तो इसलिए बोलते हैं कि ये भाई ये है तो अपना फेडरल सिस्टम, लेकिन कुछ फीचर ऐसे हैं जो यूनिटरी बायस, यानी सेंटर की तरफ थोड़ा झुकाव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सेंटर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा मजबूत बनाना चाहता था, सेंटर गवर्नमेंट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा वीक रखना चाहता था। ये जब हमने बनाया था तब से ही बनाने वालों ने ये सोच के बनाया था कि सेंटर मजबूत होनी चाहिए और स्टेट थोड़ी वीक होनी चाहिए। क्यों किया गया था ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि भारत जब अंग्रेज छोड़ के गए तो बहुत सारी स्टेट को हमने मना के लेके आए थे और भारत में उनको मिलाया था। तो अगर उस टाइम पे उन स्टेट को पावरफुल बना देते, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान ऐसा बना देते कि वो स्टेट पावरफुल बन जाए, तो फिर भाई वो भारत को छोड़ते जाते, कुछ टाइम नहीं लगाते, भारत के साथ जुड़े हुए इतने साल तक नहीं रहते वो। लेकिन क्योंकि हमारा सेंटर पावरफुल है और स्टेट इतने पावरफुल नहीं है, तो पावरफुल सेंटर ने सबको जोड़ रखा है, वो फेविकोल का जोड़ बन गया। तो इसलिए सेंटर को जो है पावरफुल बनाया गया था। अब बाकी की चीज़ें जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बड़ी लंबी क्लास हो गई और एक एक टॉपिक लेंगे।
ठीक है, मैं फिर से जो है कल की क्लास में एक तो ये चीज़ पढ़ाऊंगा पूरा, जो स्पेशल मेजोरिटी और नॉर्मल मेजोरिटी है उसके ऊपर पूरा पढ़ेंगे अपन, और उसके अलावा ये फेडरल स्ट्रक्चर और यूनिटी बायस इसको पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है, ये चीज़ें कोर प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी मूलभूत जो तत्व है ना वो है, ये समझ में आ गए तो कॉन्स्टिट्यूशन आगे समझ में आता रहेगा, और ये समझ में नहीं आया अगर एक बार तो फिर भाई पूरी पॉलिटी समझ में नहीं आएगी। तो इन चीज़ों को बहुत ये है, तो हालांकि छोटे छोटे पॉइंट दिए हुए हैं, आगे और आएंगे, लेकिन मैं इनको अभी डिटेल में समझा दूंगा ताकि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। और बाकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये वो सारे हम कल करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ऊपर नंबर 1 लिखा उसको दबा के नंबर 1 क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो, और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।